चलिए आज हम लोग भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों द्वारा लाई जाने वाली पॉपुलिस्ट पॉलिसीज पर चर्चा करें। ये बहुत बर्निंग इशू है क्योंकि अधिकतर राजनीतिक दल कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके वो लोगों को पूल अप कर सकें, वोट ले सकें, भले ही कितना भी बजट गड़बड़ हो जाए। इन्हीं को हम लोकप्रियतावादी या पॉपुलिस्ट पॉलिसीज कह रहे हैं। यदि हम पिछले 10-15 वर्षों में देखें तो ऐसे बहुत से कार्यक्रमों ने चुनावों पर बहुत बड़ा असर भी डाला, चाहे मनरेगा हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, निशुल्क भोजन, किसान सम्मान निधि, हाल के समय में विभिन्न राज्यों में शुरू की गई महिलाओं को सीधे देने वाली राशि की योजना, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, ऐसी ही योजना कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में व कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भी लागू की गई। ऐसी योजनाओं में बेनिफिशियरीज को, लाभार्थियों को सीधे पैसे या कोई वस्तु जैसे रसोई गैस, अनाज देकर मदद की जाती है। यह जो लाभार्थी वर्ग होता है वह अधिकतर गरीब बीपीएल कैटेगरी के होंगे। ऐसी योजनाओं का उद्देश्य क्या है? इन योजनाओं का पहला उद्देश्य तो राजनीतिक पॉलिटिकल होता है। राजनीतिक दलों को चुनाव में मत चाहिए, वोट चाहिए और इसके लिए उन्हें एक वोट बैंक तैयार करना होता है। मनरेगा से कम आधी आबादी से ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या को पोलराइज किया जा सकता है। लाडली बहना जैसी महिला केंद्रित योजनाओं में समाज का आधा हिस्सा जो महिलाओं का है उसको प्रभावित किया जाए तो निश्चित ही इसके राजनीतिक परिणाम सोचकर ही ऐसी योजनाओं को लाया भी जाता है। इसका दूसरा उद्देश्य आर्थिक या इकोनॉमिक होता है। हमारे देश में निर्धन वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के बाहर जाए कि हमारे देश में गरीबी रेखा कितनी है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो हम लोग इसे किसी दूसरी योजना से देख। यदि सरकार 90 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क भोजन दे रही है तो इसका मतलब 90 करोड़ से अधिक लोगों को योजनाओं से मदद की आवश्यकता भी जरूर हो। इन योजनाओं का अधिकतर दो कंपोनेंट में समूहीकरण किया जा सकता है। एक है इकोनॉमिक आर्थिक, दूसरा है सोशल या सामाजिक। मोबाइल, आधार और जनधन खातों के द्वारा डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स सरकारों के लिए बड़ा इजी तरीका भी है कि योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते तक पहुंचा भी सके। इससे स्पिलेज नहीं होता, पैसा बर्बाद नहीं होता, बीच में उसे कोई भ्रष्टता से खत्म भी नहीं कर सकता। दूसरा हिस्सा इसका होता है सोशल, जैसे उज्ज्वला योजना या मलिन बस्तियों को, झुग्गी बस्तियों को, स्लम्स को हटाकर पक्के घर देने की योजना है। इससे बहुत बड़ा सोशल चेंज आता है। यदि लाइफ क्वालिटी सुधरती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ अगर आप दे पाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है तो इसका सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक बढ़ता है। इसीलिए ये योजनाएं दो हिस्सों में देखी जाती है। एक का प्रयास पूरा आर्थिक होता है, दूसरे का प्रयास पूरा सोशल या सामाजिक होता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है, क्या ये योजनाएं चलाना सही है, क्या ये नैतिक है, इसकी संवैधानिक हैसियत क्या है? भारत एक प्रजातंत्र है और हमने एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ली। हमारा देश एक वेलफेयर गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा पर, कॉन्सेप्ट पर चलता है। यदि हम कमजोर वर्गों का वेलफेयर देख रहे हैं, उनका सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, सामाजिक आर्थिक उत्थान का प्रयास कर रहे हैं, यदि हम उन्हें ज्यादा अवसर प्रदान कर रहे हैं तो ये मौलिक अधिकारों में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, हर गाइडलाइन में फिट बैठता है। डेमोक्रेसी जनता की प्रणाली है, जनता के लिए ही काम करती है। यदि लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर किया जा रहा है तो इसमें संवैधानिक और नैतिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है। आप यह जरूर सोच सकते हैं कि क्या यह अनैतिक है, इसलिए क्योंकि इसका उद्देश्य कई बार राजनीतिक ही होता है। कई बार चुनाव के बाद ऐसी योजनाएं वापस भी लेने के उदाहरण हैं। परंतु यदि किसी का उद्देश्य जन कल्याण है, कई बार गोल्स जस्टिफाई द मीन्स। कई बार यदि हमारा लक्ष्य जन कल्याण है, हम किस तरीके से उसको कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। यदि हम निर्धन वर्ग को, गरीब वर्ग को, समाज में पीछे हो चुके वर्गों को इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के द्वारा आगे लाने का प्रयास करेंगे तो ऐसी योजनाएं उसमें बहुत मदद कर। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि क्या ऐसी योजनाएं सस्टेनेबल हैं, क्या ऐसी योजनाओं का खर्च का वहन किया जा सकता है। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो भारत का फिस्कल स्ट्रक्चर, राजकोषीय संरचना बहुत हेल्दी नहीं है। राज्यों की तो और बुरी स्थिति है जहां पर राज्य कई लाख करोड़ रुपए के उधार पर चल रहे हैं। ऐसी योजनाओं के लिए राज्यों के पास खुद के संसाधन भी उपलब्ध नहीं है, तब भी ऐसी योजनाएं घोषित कर दी जाती। इससे राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर बहुत अधिक बोझ आता है और एक बहुत महत्वपूर्ण विकास का पैसा ऐसी योजनाओं की तरफ ट्रांसफर भी
हो जाता है। इनमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है, जैसे मनरेगा में 80-90 हजार करोड़ रुपए के करीब खर्च आता है। उज्ज्वला योजना का खर्च 11-12 हजार करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाता है। सर्व शिक्षा अभियान हो, आयुष्मान कार्ड हो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के रूप में ले सकते हैं। जब यह योजना आई तो 1000 रुपए प्रति महीने प्रति महिला से शुरू की गई। 1250 रुपए प्रति महीने प्रति महिला दिया जा रहा है। करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को 1500 करोड़ रुपीस हर महीने सरकार को इस राहत के लिए, इस योजना के लिए चाहिए। 12 महीने में यह खर्च करीब 18,000 करोड़ रुपए का हो। यदि यह योजना फुल हो जाती है, जो कि 3,000 रुपए प्रति महीने की बात, तो यह खर्चा बहुत अधिक हो जाएगा। ऐसे में करीब 40,000 करोड़ रुपए का खर्च सरकार को सिर्फ लाडली बहना योजना पर करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार का कुल विकास व्यय, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ही करीब 50,000 करोड़ रुपए होता है। उसमें से यदि 40,000 करोड़ रुपए एक कल्याणकारी योजना में चले जाएंगे तो सरकार के पास विकास योजनाओं के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसके लिए आश्चर्यजनक नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार को हर महीने ऋण लेना पड़ रहा है, अधिकतर विकास योजनाओं के पैसे रुक रहे हैं, कई बहुत महत्वपूर्ण सरकारी खर्चों को रोका जा रहा है, सरकार की फिस्कल स्थिति बहुत टाइट हो गई। तो यह बात तो निश्चित है, यह ओपिनियन तो स्पष्ट है कि ऐसी योजनाओं के पहले उनकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अर्थात उनकी लागत और लाभ की एनालिसिस, विवेचना करना बेहद जरूरी है। लेकिन इसका एक बहुत शक्तिशाली दूसरा पक्ष भी है। हमारे देश में आर्थिक सुधारों के बाद पैसे का केंद्रीकरण ऊपरी वर्ग की तरफ होता जा रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीबी की तरफ और तेजी से बढ़ रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास की स्थिति आज बिल्कुल अच्छी नहीं है। स्पेशली कोविड के बाद में जो स्मॉल बिजनेसमैन है, छोटे व्यापारी हैं, उनकी स्थिति भी कोई बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलती। 2017 में जीएसटी आ जाने के बाद टैक्स का नेट टैक्स का विस्तार, उसका प्रसार बहुत तेजी से बढ़ा है। यह सरकार के लिए अच्छा है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा, परंतु गरीब वर्ग भी तो अधिकतर सामान का प्रयोग करता है। आप कोई भी चीज खरीदेंगे उस पर जीएसटी तो लग ही रहा है। यदि एक गरीब बिस्किट खरीदता है, यदि एक गरीब टूथपेस्ट खरीदता है, तो भी उसे टैक्स तो देना ही है। जैसे जैसे आर्थिक सुधार आगे बढ़ रहे हैं, सब्सिडी भी खत्म होती जा रही है। किसानों की सब्सिडी लाइन से खत्म हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स जो है, WTO के एग्रीमेंट है, उसमें भी हम लोग इंडस्ट्रीज को सीधे सब्सिडी देने में समस्या देख रहे हैं। खाद की सब्सिडी, पानी की, सस्ती बिजली की, डीजल की, एग्रो मशीन्स की सब्सिडीज खत्म होती गई है। ऐसे में किसान सम्मान निधि उन्हीं सब्सिडीज को पूल अप कर हर किसान के खाते में पहुंचा देती है। इससे किसान अपनी यूरिया खरीद पाएगा, वह कुछ बीज खरीद पाए। इसी तरह से ये लाडली बहना योजना है। यदि महिला के हाथ में हम सीधे पैसा पहुंचा रहे हैं, तो वो जो घर में सामान खरीदती, जो जीएसटी के कारण उसको अब टैक्स पेएबल है, वो पैसा उसके पास वापस पहुंच जाता है। यदि हम इसे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें कि यदि कोई 10,000 रुपए प्रति महीने खर्च करता है और उसका अधिकतर सामान औसतन 18% जीएसटी से जा रहा है, तो उसको 1,800 रुपए महीने टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि यह इनडायरेक्ट टैक्स है। इससे गरीबों को बचाना बहुत कठिन है। दूसरा तरीका है कि उसके खाते में हम 1,800 रुपए सीधे पहुंचाएं। अब हम उसको जीएसटी रिफंड कर रहे हैं। यदि हम इसे कल्याणकारी योजना के रूप में भेजते हैं तो सरकार को इसका राजनीतिक लाभ भी होता है, परंतु उस वर्ग को उसका जीएसटी एक प्रकार से रिफंड भी हो गया। हमने देखा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब सस्ता सामान दिया जाता है तो वो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत है, सीपेज बहुत है। सस्ता सामान दुकानों पर बिक जाता है और उसे ब्लैक करके भी बेचा जाता है। यदि हम डायरेक्ट सब्सिडी पहुंचा दें, जो व्यक्ति अनाज खरीदे किसी योजना के रूप में उसके खाते में सीधे पैसे पहुंचा दें, तो एक तो लाभ उसको सीधा होगा, भ्रष्टाचार और गलत तरीके से पैसे सरकारी जो बर्बाद होते हैं वह रुकेगा। तीसरी चीज, उसका आर्थिक उन्नयन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी हो। तो अगर हम एक ओपिनियन बनाएं और हम इन कल्याणकारी योजनाओं को रिफंड योजनाओं के रूप में देखें कि किन किन समूहों पर, किन किन कमजोर वर्गों पर कौन से टैक्स लग रहे हैं जो अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, जिनको हम बचा नहीं सकते,
तो यदि हम उनके खातों में सीधे पैसे पहुंचा दें, यदि हम उनको किसी तरह की कैश बेनिफिट कर दें, तो यह तो मुझे लगता है कि देश का कर्तव्य भी है, समाज का कर्तव्य भी है, और यही संविधान ने एश्योर भी किया था। इक्वलिटी के साथ जस्टिस भी आता है। जस्टिस की परिभाषा सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है। हमें आर्थिक न्याय भी करना है। लोग हर कोई टैक्स का वहन नहीं कर पाता, कैसे भी करके हम उस तक एक मदद पहुंचाते हैं जिससे उसका सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी हो पाता है। अगर हम इसको ब्रॉडली देखें, अगर हम इसको विस्तार करके देखें, दो बड़ी थ्योरीज पर हम सामाजिक विकास कार्यक्रम चलाते रहे। हमारा आर्थिक मॉडल भी इसी पर बना हुआ था। पहला तरीका था सर्कुलेशन थ्योरी या रिसाव का सिद्धांत, जहां हम बड़े बड़े खर्चे करते थे। हम मानते थे यह पैसा नीचे रिस्क कर गरीब वर्गों तक पहुंच जाएगा। यह पॉलिसी बहुत सफल नहीं होती। आर्थिक सुधारों के पहले करीब हमने 40 साल 50 साल इसी नीति पर काम किया। आज का जो आर्थिक मॉडल है वो कैपिलरी एक्शन पर निर्भर है। इसका तात्पर्य है कि यदि हम पैसे को सीधे समाज के निम्नतम वर्ग तक पहुंचा दें, यदि हम समाज के लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लास्ट लाइन हम वहां तक पहुंचा पाए पैसे, तो यह पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अल्टीमेटली यह पैसा पूल अप होता है। वो व्यक्ति जब उसे खर्च करेगा तो यह उससे ऊपरी अर्थव्यवस्था पर आएगा। गांव की अर्थव्यवस्था से यह पैसा कस्बों की, टाउन्स की अर्थव्यवस्था में आएगा, जहां से ये शॉपिंग करेंगे, पैसा खर्च करेंगे। टाउन से यह पैसा बड़ी सिटीज में पहुंचेगा। बड़ी सिटीज में यह पैसा कंज्यूमर्स द्वारा खर्च किया जाएगा और यह पैसा इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट में और बाकी जगह भी पहुंच पाएगा। यदि हम इंडस्ट्रीज को सीधे मदद करते हैं, यदि हम बिजनेस को सीधे मदद करते हैं, तो कभी उतना लाभ नहीं मिलता जितना हम सीधे समाज में पैसा डालते हैं तो उसका लाभ मिलता है। यह पैसा पिरामिड के रूप में नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला। अल्टीमेटली यह पैसा समाज के नीचे के वर्गों को बहुत मदद करेगा, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो बीपीएल हो, चाहे वो गरीब महिलाएं हो, सबको इस तरह की योजनाओं का बहुत लाभ मिलता है। आज यह चर्चा सुनकर मुझे विश्वास है कि अब आप फ्रीबी योजनाओं को या कल्याणकारी योजनाओं को अलग नजरिए से देखें। आप इन्हें सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट योजनाओं के रूप में देखेंगे, आप इन्हें टैक्स रिफंड योजनाओं के रूप में देखेंगे। आप यह सोचेंगे कि यह गरीबों के लिए कोई खैरात नहीं है, यह उन्हीं के पैसे को वापस किया जा रहा है। आई होप इससे आपका ओपिनियन, दृष्टिकोण या अभिमत परिवर्तित हुआ करेगा। और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube पर सब्सक्राइब करें